मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करूंगा वो हिस्ट्री है और आज से हिस्ट्री की ही शुरुआत होगी। और इसकी विशेषता हिस्ट्री की ये है, यश चंद्रा पब्लिकेशन की जो पुस्तक है उसे मैं एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही आसान शब्दों में। और लाभ इसका ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों से लेकर आईएएस पीसीएस तक के मेंस तक के एग्ज़ाम, अगर आप हिस्ट्री से मॉडर्न इंडिया से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो निश्चित आप जवाब दे पाएंगे। उसी अकॉर्डिंग मैं इसको समझाते हुए लेकर चलूँगा। तो आज जो मैं पहला रखूँगा वो चैप्टर है द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया एन ओवरव्यू, यानी कि अंग्रेज़ों की जो भारत पर विजय है। मित्रों, आज उसका एक हम सर्वे करेंगे, पुनरावलोकन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी कौन सी कारण और परिस्थितियाँ रहीं कि जिससे भारत में अंग्रेज़ों का उपनिवेश गुलाम बन जाना पड़ा। तो आज वहीं से बात शुरू करता हूं मित्रों। तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हल्का फुल्का लेंगे, एक ओवरव्यू भी हमें करना है और उसके बाद में अगले टर्न से हम इसकी एक एक टॉपिक को बहुत डिटेल में लेकर के चलेंगे। तो मित्रों, अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों की जो भारत विजय की यात्रा है इसमें सबसे बड़ा अहम रोल निभाते हैं मुग़ल शासक। तो मुग़ल शासकों का अगर देखा जाए तो 18वीं शताब्दी से ही, यानी कि औरंगज़ेब की 1707 के बाद जब मृत्यु हो गई, उसके बाद में जो मुग़ल शासन का केंद्रीय ढांचा था वो बिल्कुल चरमरा गया, उसमें विघटन उत्पन्न हो गया। अब विघटन ये क्यों उत्पन्न हो गया? क्योंकि अंग्रेज़ों, उनकी मुग़ल शासकों की भले ही सांस्कृतिक या अगर ऐतिहासिक कुछ उपलब्धियां थीं ज़रूर, जैसे कि ये अगर आज भी भारत सरकार कहीं पर लाल किले पर झंडा फहराती है या जो ताजमहल है, ये सब मुग़लों की ही देन है। तो संस्कृति को तो खैर उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया और सैनिक उपलब्धियां भी उनकी काफ़ी योग्य रहीं। लेकिन जिस चीज़ में वो विफल रहे वो सबसे बड़ी कमी रही कि भारत को एकता और अखंडता के सूत्र में वो बांध पाने में असफल रहे। और यहाँ की जो विभिन्न प्रकार की संस्कृति और जातियाँ हैं उनको एकता के सूत्र में मुग़ल पिरो पाने में कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी हार का ये कारण रहा। और दूसरा कारण मित्रों जो था वो ये था कि मुग़ल साम्राज्य औरंगज़ेब के मरने के बाद में उनके 3 पुत्रों में आपस में मोहम्मद आजम, मोहम्मद मुअज्जम और उन्हीं 3 पुत्रों में आपस में युद्ध हो जाता है। तो जब जहाँ पर पारिवारिक लड़ाई, आप सभी जानते हो कि घर के वेदी लंका ढावे, तो उनका आपसी पारिवारिक युद्ध ये उनके लिए बड़ा खतरनाक रहा। दूसरा, वो एकता अखंडता की भाव नहीं पैदा कर पाए, ये उनके लिए खतरनाक रहा। और सम्राट के दरबार में ही जो रहने वाले लोग थे, जो पावरफुल लोग थे, वो आगे आप चलकर देखेंगे कि सैयद बंधु वगैरह का काफ़ी रोल रहता है इन सम्राटों को बनाने में और बिगाड़ने में। तो अगर मुग़ल सम्राट की पहली प्रॉब्लम देखी जाए कि क्यों तो वो हारे, तो पहली ये थी कि उनके आपस में ही शोषण, विघटन, यानी कि आपस में ही तनाव उत्पन्न हो गया और दूसरा सत्ता के लालच में। और दूसरा कारण ये था कि भारत की एकता और अखंडता को वो नहीं बांध पाए। और तीसरा कारण अगर देखा जाए तो उनके दरबार में जो सरदार लोग थे या जो पावरफुल अभिजात वर्ग के लोग थे, वो षड्यंत्र, तमाम तरह के षड्यंत्र और तोड़ मरोड़ करके इस मुग़ल शासक को अपनी सत्ता से छीनने के प्रयास में लगे रहते थे। तो इस प्रकार से ये 3 कारण हैं मित्रों। और अगर देखा जाए और आगे बढ़ें तो 1739 में नादिर शाह का जब हमला होता है भारत पर, तो नादिर शाह ने इस तरह से इसको रौंद दिया, इस मुग़ल सत्ता को, कि ये बिल्कुल लहूलुहान धाराशाही खड़ी थी कि कोई भी आकर के इस सत्ता पर भारत की कब्जा कर सकता था नादिर शाह की हमला के बाद में। तो मित्रों, वहाँ तक ये 4 घटनाएं होती हैं। फिर से एक बार मैं ओवर रिव्यू कराता हूँ कि पहली घटना तो यही है मुग़लों के हारने का कारण, क्योंकि आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है यही प्रश्न। तो एक कारण तो ये रहा कि उनकी जो केंद्रीय सत्ता थी उसमें ही फूट पड़ गया। दूसरा कारण ये रहा कि उन्होंने एकता और अखंडता यानी राष्ट्रीय भावना का वो जो है जोश नहीं पैदा कर पाए भारतीयों में, सभी जातियों को एक सूत्र में नहीं बांध पाए। और तीसरा कारण ये था कि उनके दरबार में जो षड्यंत्रकारी कूटनीति राजाओं को बनाने और बिगाड़ने की चल रही थी सरदारों के अभिजात वर्ग के द्वारा, वो असफल मुग़ल सत्ता की असफलता का तीसरा कारण वो था। और मित्रों, चौथा कारण 1739 में नादिर शाह का जो हमला था उसने भारत को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया और भारत इस स्थिति में खड़ा था कि कोई भी इसकी सत्ता पर आसानी से कब्जा जमा पाता।
मित्रों, केवल इतना ही काफ़ी नहीं रहा। अगर 1739 के उसके आगे की बात देखें तो उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में एक त्रिकोणीय युद्ध भी शुरू हो जाता है। और उत्तर भारत के त्रिकोणीय युद्ध में अगर हम देखें तो इसमें मुग़ल थे और मराठे थे, और अगर उनको देखा जाए तो मुग़ल, मराठे और तीसरे अफ़गान थे मित्रों। तो इन उत्तर भारत में इन तीन सत्ताओं के बीच में आपस में त्रिकोणीय संघर्ष चल रहा था। किस तरह से कि मुग़ल को उनकी सीमाओं को घटाने के लिए, उनकी पावर को कम करने के लिए एक तरफ तो मराठे जो है मुग़लों से भिड़े हुए थे, उनसे युद्ध कर रहे थे, और दूसरी तरफ अहमद शाह अफ़गानी के नेतृत्व में, अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में जो अफ़गानियों ने मुग़ल सत्ता को चुनौती दी, और उधर से मराठे पेशवाओं के नेतृत्व में मुग़ल सत्ता को चुनौती देते हैं। तो इस तरह से मित्रों दोनों तरफ से मुग़ल सत्ता बीच में बिल्कुल धाराशाही लहूलुहान हो जाती है। उसी तरह से जिस तरह से गेहूं जो है दो पाटों के बीच में पिस जाता है, तो ऐसे ही कुछ मुग़ल सत्ता का हाल होता है। तो मुग़लों को दोनों ने मिलकर के पछाड़ा और अंत तो गत्वा मुग़ल धाराशाही हो गया और बचे मराठे। तो इस मराठों को अब अहमद शाह अब्दाली ने 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में, जो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में होता है, अहमद शाह अब्दाली उस युद्ध में मराठों को बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से पराजित कर देते हैं और मराठों की भी सत्ता समाप्त हो चुकी और मुग़ल तो पहले से ही हारे बैठे थे। तो इस वजह से मित्रों अब भारत की स्थिति इस तरह से बन गई कि अब लगता था कि अहमद शाह अब्दाली अफ़गानों का ही भारत में निष्कंटक राज हो जाएगा, लेकिन कुछ अपनी आंतरिक परिस्थितियों के बस अहमद शाह अब्दाली को अफ़गानिस्तान वापस जाना पड़ता है। तो मित्रों अगर ये तो रही उत्तर भारत की त्रिकोणीय युद्ध में कि जिसमें कुल मिलाकर के अफ़गानी जो है अहमद शाह अब्दाली मुग़ल और मराठों की सत्ता को लगभग शक्तिहीन कर देते हैं और अहमद शाह अब्दाली अपने अफ़गानिस्तान वापसी चला जाता है अपने आंतरिक कारणों की वजह से। तो पी स्पेयर नाम के एक लेखक हैं जो लिखते हैं कि इस तरह से भारत की सत्ता इस तरह से लावारिस खड़ी थी कि इस पर कोई भी अधिकार अपना जमा सकता था बड़े आसानी से। मित्रों अब मैं आपको साउथ की तरफ लेकर के चलता हूँ कि जहाँ पर भी एक त्रिकोणीय युद्ध इस जो है चल रहा था और वो उस त्रिकोणीय युद्ध में तीन लोग शामिल थे। एक तो निजाम थे, दूसरे मराठे थे और तीसरे मैसूर के शासक थे। तो इन तीन में आपस में बनती नहीं थी, इन तीनों का त्रिकोणीय युद्ध चल ही रहा था। और उधर तीन यूरोपीय शक्तियां भी दक्षिण में आपस में लड़ रही थी मित्रों, उसमें था अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी। तो इस तरह से दक्षिण में ये 6 शक्तियां इस तरह से गठजोड़ करके इस तरह से एक पर एक जो है क्या कहते हैं कि इस तरह से राजनीतिक लेखक लोग जब विश्लेषण करते हैं तो वो विचलित हो जाते हैं कि इन्होंने इस तरह से उलझनें पैदा कर दी, इन्होंने इन 6 शक्तियों ने मिल करके आपस में इस तरह से समस्याएं पैदा कर दी कि बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि निश्चित तौर पर उस समय की परिस्थितियां इतनी भयावह थीं और इतनी ही संगीन थीं कि कैसी योजना बनाई जाए, आगे भविष्य में क्या होगा, युद्ध किस तरह से होंगे, ये रणनीति समझ में नहीं आती थी। क्योंकि मित्रों इसका मुख्य कारण ये था कि जो अंग्रेज लोग कोई कई बार संधि या समझौता कर लेते थे तो वो संधि और समझौता को उस पर टिके नहीं रहते थे, बल्कि यूरोपीय आदेश के अनुसार से जैसा उनको पीछे से आदेश मिलता था वैसे ही वो अपने संधि में परिवर्तन करते रहते थे। तो इस वजह से ये समझ पाना उस समय पर सभी के लिए मुश्किल था कि अंग्रेज़ों की आगे की रणनीति क्या है। तो मित्रों इस तरह से इन तीनों में तो आपस में संकट चल ही रहा था। अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपने देखा होगा कि यूरोपीय शक्तियों में 1498 में पुर्तगाल का वास्को डी गामा जो आता है भारत की खोज करता है। थोड़ा सा बैक में चल रहा हूँ मित्रों समझाने के लिए। तो पुर्तगालियों की सबसे पहली जो यूरोपीय शक्ति भारत पर काबिज हुई वो मित्रों पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों में इतना आगे उन्होंने अपनी समुद्री और नौसैनिक शक्ति को बढ़ाया कि आप सभी जानते होंगे कि बंगाल की खाड़ी जो थी वो पुर्तगालियों का अड्डा था। उन्होंने कॉल्टेज भी लेना शुरू कर दिया था। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कोई भी व्यापारिक जहाज़ें गुजरती थीं तो पुर्तगालियाँ उनसे कॉल्टेज या टैक्स लेते थे। तो इस तरह से वो समुद्र के स्वामी कहलाए। लेकिन उन पुर्तगालियों को भारत से भगाने का काम अगर किसी ने किया तो मुख्यतः वो अंग्रेज़ों ने से भी ज़्यादा रोल निभाया डचों ने। क्योंकि डचों ने जो है पुर्तगालियों को हिंदुस्तान से, श्रीलंका से और मसाला द्वीप जिसे आजकल इंडोनेशिया कहते हैं उस इंडोनेशिया से भी खदेड़ दिया डचों ने।
अब पुर्तगाली तो भाग गए, बचे डच। अब इन डचों को अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने मिलकर कूटना शुरू कर दिया और डचों को ये लगा कि अपने मसाला द्वीप यानी इंडोनेशिया और भारत दोनों जगह पर अपने साम्राज्य को बनाए रखना बड़ा कठिन बात है। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया मसाला द्वीप अर्थात इंडोनेशिया पर और वो वहाँ पहुँच गए। अब भारत में मित्रों बची दो शक्तियाँ, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो आप सभी जानते हो कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच भी टकराव होता है, 3 कर्नाटक युद्ध लड़े जाते हैं और लास्ट तीसरा जो है वो सप्तवर्षीय युद्ध के दौरान में इन 3 कर्नाटक युद्धों के विजय में अंततोगत्वा अंग्रेज ही विजयी होते हैं और फ्रांसीसी की भी नाम मात्र की जो है वो सत्ता रह जाती है। कुल मिलाकर के फ्रांसीसी भी भारत को छोड़ गए और अब कुल मिलाकर के बची एक ही शक्ति, वो थी अंग्रेज़ों की ब्रिटिश शक्ति। और इस ब्रिटिश शक्ति ने दक्षिण में 3 आपस में लड़ रहे मैसूर, मराठे और निजाम, इन सब को परास्त कर दिया। और उत्तर भारत की विजय तो आप जानते हो मित्रों, 18वीं शताब्दी में उनको आसानी से ही मुगलों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर लिया था। जैसे कि अगर देखा जाए तो 1756 में जो बक्सर का युद्ध होता है, उस बक्सर के युद्ध में अब बड़े आसानी से केवल षड्यंत्र के जरिए लॉर्ड क्लाइव जो है उस युद्ध को जीतने में सफल होता है। और उसके बाद में बक्सर मैं बोल रहा हूँ मित्रों, सॉरी मुझसे गलती हुई थोड़ी सी। 1756 में जो प्लासी का युद्ध होता है वो प्लासी का युद्ध है, बक्सर नहीं, बक्सर का तो 1764 में होता है। तो इन प्लासी 1757 और बक्सर के युद्ध 1764, ये 2 युद्ध जो है उत्तर भारत में मुगलों का झंडा गाड़ देते हैं, उनका साम्राज्य स्थापित हो जाता है और दक्षिण में भी समस्त शक्तियों को प्राप्त करके विजयी होकर के अंग्रेज अंततोगत्वा निजाम, मैसूर और मराठे को भी परास्त करके पूरे भारत की जो है लगभग पूरे भारत इनके कंट्रोल में आ गया। और मित्रों यही नहीं, इन्होंने 1843 में अंग्रेज़ों ने सिंध को भी जीत लिया और जो पंजाब है उसे 1849 में जीत करके भारत में मिला लिया। और जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, बर्मा भी लगभग उसी समय में भारत में मिला लिया जाता है मित्रों। तो इस तरह से भारत के संपूर्ण उपमहाद्वीप में अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है। ईज तो आपने सुनी। अब मैं आपको ये 5 से 6 कारण कम से कम बताने वाला हूं। ऐसे वो कौन से कारण रहे कि अंग्रेज़ों की सफलता के लिए उत्तरदायी ऐतिहासिक तत्व। मित्रों अभी तक जो मैंने चर्चा की वो ये था कि अंग्रेज़ों की किस तरह से उन्होंने जो है एक एक राजाओं को या एक एक संगठनों को करके पराजित किया। ये ओवरव्यू है, डिटेल नहीं है। अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि वो कारण कौन से रहे कि जिससे ये सारी परिस्थितियाँ तो थी ही, लेकिन अभी तक जो मैंने चर्चा की वो भारतीय राजनीति की परिस्थितियों को मैंने बताया है कि किस तरह से यहाँ पर षड्यंत्रकारी प्रभावों के अधीन जो है मुगल सत्ता क्षीण होती है और अंग्रेज जो है अपना साम्राज्य स्थापित कर पाते हैं। अब मैं ये बताने वाला हूँ कि ऐसी अंग्रेजों में कौन सी पावर थी या कौन सी कारण थी कि जो भारतीयों से आगे वो निकल गए और इस सत्ता पर हासिल करने में कामयाब रहे। तो मित्रों अगर मैं इस ऐतिहासिक तत्व की बात करूँ तो सबसे पहली अगर आप देखो तो अंग्रेज़ों को भारत विजय करने में संपूर्ण रूप से लगभग 100 वर्षों का समय लग गया है। और अगर इसमें सबसे पहली बात अगर मैं देखूं कि जो जीतने का भारत को अंग्रेज़ों की विजय का पहला कारण था वो ये था उनकी आधुनिक भौतिकता में अपने प्रतिद्वंदियों से समकालीन प्रतिद्वंदी यूरोप के लोग जो अंग्रेज़ थे उस टाइम पर जितने भी उनके प्रतिद्वंदी थे उस प्रतिद्वंदियों से भौतिक सभ्यता में अर्थात अस्त्र शस्त्र के मामले में बहुत आगे थे, अपने प्रतिद्वंदियों से काफ़ी आगे माने जाते थे। क्योंकि अब ये आगे तो थे भौतिकता में, ये आप सिद्ध कैसे करेंगे। तो मित्रों अगर अंग्रेज़ों को देखा जाए तो चूँकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, वो भौतिकता में ज़्यादा विश्वास रखते थे। रिसर्च वगैरह आप सभी जानते हैं, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में ही आती है। तो उनकी बंदूकें, उनकी तोपें, उनकी जो अस्त्र शस्त्र थे वो भारतीयों के मुकाबले इतने ज़्यादा दूरी तक मार कर पाने वाले थे और हल्के थे और कुल मिलाकर के उनमें ताकत भी ज़्यादा थी, उसकी रेंज भी ज़्यादा थी। और अगर उसके एक ये माना जाता है कि भारतीयों की जो बंदूकें थीं या जो तोपें थीं वो इतनी भारी भरकम थीं कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ही बड़ा कठिन पड़ जाता था। और अंग्रेज़ों की बड़े जो है वो ट्रेंड होते थे और उनके घोड़े और उनकी बंदूकें सब कुछ ट्रेंड होते थे, उसी हिसाब से उन्हें तैयार किया जाता था। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भौतिक संसाधनों में आगे होने के कारण जो है वो पहला कारण था जिससे वो हम पर विजय प्राप्त कर पाए। और मित्रों अगर दूसरा कारण मैं देखूं तो
उनका जो सैनिक अनुशासन था वो बड़ा ही तगड़ा था, यानी कि उनकी जो सेना थी वो हमेशा डिसिप्लिन में रहती थी। अब डिसिप्लिन में होने का मतलब क्या है मित्रों कि भारत की सेना डिसिप्लिन में क्यों नहीं रह पाती थी, तो इसका मुख्य कारण यही है कि अंग्रेज अपनी सेना को नियमित तौर पर वेतन देते थे, और जब निश्चित वेतन देते थे, निश्चित घंटे काम लेते थे और निश्चित जगह पर उनको युद्ध के लिए भेजा जाता था, उनकी पहले से ही तैयारी होती थी। और भारतीय सेना में सबसे बड़ी समस्या ये होती थी कि भारतीय राजा कई बार तो अपने सेना को नगद वेतन भी नहीं देते थे, उसके बदले में ज़मीन टुकड़े या कुछ दे देते थे, और कई बार तो वो लूट और घसोट के पैसों पर आधारित होते थे कि वहाँ से जो मिलेगा वो हम बंटवारा करेंगे। तो और कई बार ऐसा भी होता था कि इनकी जो मुग़ल की सेनाएं होती थीं वो टैक्स वगैरह वसूलने में भी उनको जाना पड़ता था। तो कहने का मतलब उनके अंदर कोई डिसिप्लिन ना होना ये मुग़ल का हारने का बहुत बड़ा कारण था, और अंग्रेज़ी सेना डिसिप्लिन में थी। तो पहला तो कारण मैंने भौतिकता का प्रसार बताया मित्रों, और दूसरा कारण जो ब्रिटिश सैनिक का जो डिसिप्लिन था, अनुशासन था, उसकी बात की। और तीसरा अगर देखें तो जो असैनिक पद थे, यानी कि जो सेना का नेतृत्व करने वाले थे, जो लॉर्ड गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो सब भी बड़े कुशल थे और बड़े ही डिसिप्लिन थे। कुल मिलाकर के मित्रों अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन असैनिक जैसे भारत में जो है वो अकुशलता क्यों थी, इन जो सेना के संरक्षक थे, जो सेना के संचालक थे, वो मान लिया अभी तक तो मैंने बात की कि सेना कुशल नहीं थी यूरोपीय सेनाओं की अपेक्षा। वो दो कारण मैंने बताया, एक तो वेतन की बात, दूसरा अस्त्र शस्त्र और बंदूकों की बात। अब तीसरी मैं बता रहा हूँ कि जो सेना के कमांडर थे वो अंग्रेज़ों के भारतीय कमांडरों से बेहतर क्यों थे। तो मित्रों भारतीय कमांडरों से बेहतर वो इसलिए थे क्योंकि उनकी जब भर्ती होती थी तो प्रॉपर उनकी योग्यता के अनुसार, उनके टैलेंट के अनुसार उनका एग्ज़ाम लेकर के भर्ती होती थी, और बड़े कठिन ट्रेनिंग से उन्हें गुजरना पड़ता था ताकि वो सभी परिस्थितियों को, समकालीन परिस्थितियों में वो सही निर्णय ले पाएँ। लेकिन भारत जो सेना के कमांडर होते थे वो योग्यता के हिसाब से नहीं बनाए जाते थे, बल्कि नातेदारी, रिश्तेदारी और पद और संबंधों के आधार पर बनाए जाते थे। तो मित्रों इस तरह से जहाँ पर एक ट्रेनिंग और योग्यता के अनुसार जिसे पद दिया जाए, और भारत में बिना अनट्रेंड व्यक्ति संबंधों के आधार पर पद प्राप्त करता है। कई बार तो ऐसा होता था कि वो अपनी राजा के लिए जो सैनिक के नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वो मैदान ही छोड़कर भाग जाता था, चूँकि अकुशल होते थे। तो ये तीसरा कारण रहा जिससे अंग्रेज हमारे भारत पर विजय प्राप्त करने में कामयाब हो पाए। और मित्रों अगर चौथा कारण की मैं बात करूं तो अंग्रेज़ों के जो गवर्नर जनरल थे और जो वहाँ के जो सेना के अधिकारी थे, उन सब में सबसे बड़ी बात थी कि वो प्रशासन के मामले में भी निपुण हुआ करते थे, और सेना के मामले में भी। जैसे कि आप लॉर्ड क्लाइव को ही देख लीजिए, जिसे स्वर्ग से उतरा हुआ योद्धा नायक माना जाता है। यूपीएससी में एक बार प्रश्न भी पूछा गया है कि स्वर्ग से उतरा हुआ योद्धा किसे मानते हैं, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया था, उसका मित्रों जवाब होगा लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव इस तरह से एक योद्धा होता है कि जो अपनी रणनीति और अपनी बुद्धिनीति के जरिए जो है बड़े आराम से उस प्लासी के युद्ध पर विजय प्राप्त कर पाता है। तो सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो फर्स्ट लेवल के जो लॉर्ड गवर्नर जनरल होते थे उनमें आप नाम देखिए, लॉर्ड क्लाइव हो गया, वारेन हेस्टिंग हो गए, डलहौजी हो गया, वेलेजली हो गए। तो इस तरह के जो महान लोग थे, जो उनमें नेतृत्व क्षमता बहुत ज़्यादा थी, और उनमें सबसे बड़ी बात थी मित्रों कि वो जब लड़ते थे तो अपने लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि वो ब्रिटेन के लिए राष्ट्रवाद की भावना थी, वो ब्रिटिश के लिए लड़ते थे। और भारतीय राजा जब युद्ध करते थे तो भारतीय राजाओं में युद्ध की बात ये थी कि ये देश के लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि अपने लिए लड़ते थे, अपने स्वार्थ के लिए लड़ते थे। तो यहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना जो उनमें विद्यमान थी, चौथा कारण ये है। और अपने समर्पण देश के प्रति जो उनकी भावना थी वो हमारे राजाओं में कभी पैदा नहीं हो पाई। मित्रों मैंने पहला ही कारण बताया कि मुग़ल शासक कहीं ना कहीं भारतीयों में एकता और अखंडता का भाव पैदा कर पाने में असफल रहे। तो ये मित्रों चौथा कारण रहा कि जिससे जो है हमारे भारत पर गुलामी का जंजीरों में जकड़ जाता है। और अगर पांचवा कारण की मैं बात देखूं तो मित्रों किसी भी युद्ध में आर्थिक व्यवस्था बहुत ही मायने रखती है। तो हमारे मुग़ल शासक हमेशा कभी भी इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर ध्यान नहीं दिया। हमेशा इन्होंने जो है किसानों के टैक्स, जो खेती से टैक्स मिल रहे थे, उसी टैक्स के बल पर, उसी राजस्व के बल पर ही इन्होंने अपने आप को आगे बढ़ाया। और भारतीय नेताओं में, भारतीय राजाओं में भोग और विलास का जो
कारण था वो भी कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था को क्षुब्ध कर रहा था। और अगर अंग्रेज़ों की मित्रों देखा जाए 18वीं शताब्दी के आसपास में, तो इसमें से 10 करोड़ जो है डॉलर का शुद्ध व्यापार वार्षिक रूप से अंग्रेज़ों का हो रहा था, जिसमें में से 1.5 करोड़ डॉलर उनका शुद्ध मुनाफा था। तो मित्रों अपने वो जितने भी उसमें शेयर धारक थे कंपनी में, वो सबका समय पर हिस्सा दे देते थे और पैसा होने के कारण उनके पास जो है, तो उनकी आप एक आर्थिक व्यवस्था को भी बता सकते हैं कि उनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी वो बहुत तगड़ी थी इन मुगलों और भारतीय राजाओं की अपेक्षा। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं ये कारण अर्थ भी रहा उनके विजय में। और मित्रों अगर मैं लास्ट की बात करूं, आखिरी बात बताऊं कि ये जो है राष्ट्रीय गौरव की भावना से प्रेरित होकर के उन्होंने युद्ध किया। मित्रों अगर आप भी चाहते हो कि भारत को बहुत आगे ले जाना है, तो उन अंग्रेज़ों से हम कुछ तो सीख ही सकते हैं कि भारत की एकता और अखंडता पर कभी कोई चोट नहीं आना चाहिए मित्रों, क्योंकि ये देश हमसे मिलकर बना है और इस देश का नेतृत्व कोई ना कोई तो करता ही रहता है। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं और कभी कोई और करेगा। तो खैर अगर देखा जाए तो मोदी जी की जितनी भी भावनाएं हैं मित्रों, ये सारी राष्ट्रवादी भावनाएं हैं। उन्होंने जो भी काम किया है वो राष्ट्र को, किसी व्यक्ति के लिए काम नहीं किया है, बल्कि राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम किया है। जैसे कि अगर आप धारा 370 समाप्त देखें तो वो भी राष्ट्रवाद को ही मजबूत करते हैं कि जिससे भारत की छवि विश्व के स्तर पर बनी है। तो इस राष्ट्रवाद के संकल्प को हमें भी मजबूत करना चाहिए।